पटना के कंकड़बाग में बड़ा हादसा हो गया है। क्रेन से टकराया तेज रफ्तार ऑटो। सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऑटो की क्या हालत हो गई है इस भीषण दुर्घटना के बाद। क्रेन से दरअसल ये ऑटो जा टकराया और इस भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। पटना में यह दर्दनाक हादसा हुआ है और ये देखिए हादसे का जो सीसीटीवी वीडियो है वो अब TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि ये दुर्घटना, ये हादसा कितना भीषण था और किस तरह से ये ऑटो क्रेन से जा टकराता है और ऑटो और जेसीबी की टक्कर होती है और इस भीषण हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप हादसे की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि किस तरह से यह हादसा पेश आया है और दूसरी तस्वीर में हादसे के बाद ऑटो की क्या हालत हो चुकी है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है पटना में हुए इस दर्दनाक हादसे में। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसकी लापरवाही ने ले ली 7 लोगों की जान। हमारे साथ पटना से रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। बहुत भीषण हादसा, बहुत भीषण दुर्घटना है। रुपेश, क्या पता चल पाया है, कैसे हो गया इतना जबरदस्त हादसा जिसने 7 लोगों की जान ले ली? देखिए, अहले सुबह एक परिवार उतरा था पटना जंक्शन पर और पटना जंक्शन से बस स्टैंड की तरफ एक ऑटो में सवार होकर के 8 लोग निकले थे और रास्ते में जो मेट्रो का काम, पटना मेट्रो का काम चल रहा है, उसी में एक क्रेन लगा हुआ था और वो क्रेन लोहे का कुछ सामान सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के क्रम में, हालांकि ऑटो की स्पीड भी बहुत तेज़ थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में भी स्पष्ट दिख रहा है कि ऑटो की गति थोड़ी ज़्यादा थी और वो सीधे तौर पे सड़क के किनारे जो पटना मेट्रो के काम में लगा हुआ जो क्रेन था उसमें जाकर टकराया और 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और बगल में जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया गया जहां 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति जो मुकेश सहनी है, मोतिहारी का रहने वाला, उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। और इस पूरे परिवार को पटना बस स्टैंड से मोतिहारी के लिए बस पकड़ना था, लेकिन उसी बीच में ये हादसा हो गया है। हालांकि पुलिस वहां पे पहुंची और क्रेन वाला, देखिए सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि एक्सीडेंट के बाद किस तरीके से क्रेन लेकर के वहां से भाग जा रहा है। ऑटो का जो चालक बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया पहुंचे हैं बिहार के और एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। खरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये इतनी प्राथमिकता क्यों है? ये समाज मोदी की प्राथमिकता इसलिए है क्योंकि यही समाज सबसे ज्यादा गरीबी से प्रभावित है और मोदी गरीबी से ही निकलकर आपके बीच आया है। मोदी के ऊपर अपने इस समाज का, बाबा साहब का और उनके संविधान का बहुत बड़ा कर्ज है। इसलिए हमारी सरकार ने संविधान को एक श्रद्धा का स्थान मिले, संविधान को आस्था का स्थान मिले, संविधान के प्रति देश का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित हो, संविधान की भावना को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमारी ही सरकार ने देश में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज बाबा साहब के संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों के स्कूलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद तक में कार्यक्रम किए जाते हैं और ये वर्ष तो बहुत विशेष है। इस साल संविधान के 75 वर्ष की शुरुआत हो रही है।
जैसे हमने आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, इसी तरह इस वर्ष हमें संविधान के 75 वर्ष का पर्व मनाना है। हमने तय किया है, हम देश के कोने कोने में बाबा साहब के संविधान की भावना को लेकर जाएंगे। देश की युवा पीढ़ी को देश की गौरवशाली संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, उसके अध्याय, उसका महत्व बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल में संविधान को रद्द करने, संविधान को बंधक बनाने और संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया था। हमें याद रखना है, जो लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं, संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। इसलिए अब ये लोग संवैधानिक व्यवस्था से हुए चुनाव के नतीजों को अस्वीकार करने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब न हो, संविधान दलित, पिछड़ा, आदिवासी की ताकत बना रहे, इसके लिए हमें एकजुट होकर साथ खड़े रहना है। साथियों, अगले 5 वर्षों के कामकाज के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दी है, देश के सभी जरूरतमंदों को आगे भी फ्री राशन, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी है, गरीब, दलित, वंचित के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को हम हर जरूरतमंद तक लेकर जाएंगे। हमारी सरकार 3 करोड़ नए पक्के घर बनाएगी। देश में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। आइए खबरों में बढ़ते आगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल काम ही नहीं किया है, इसलिए वो मेरे परिवार के बारे में बात कर जी हैं, सिर्फ हम ही लोग के बारे में बोलेंगे। हम लोग को उम्मीद लगा रखे थे कि बिहार की जनता के बारे में वो कुछ तोहफा देंगे, कुछ बताएंगे कि उन्होंने 10 साल तक बिहार के लिए क्या किया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बोलें, विशेष पैकेज के बारे में बोलें। क्या उन कामों को ये भूल गए हैं जो इन्होंने वादा किया था? जितने वादे थे सब चीज़ भूल गए। नवादा वारसलीगंज जाते हैं, वहाँ बोले थे पिछली बार चीनी मिल चालू करवाएंगे। मोतिहारी गए थे, चीनी मिल चालू करवाएंगे, कुछ नहीं मिला। इनके जो घोषणा पत्र में भी बिहार के लिए कुछ नहीं है। तो मोदी जी तो हम ही लोग को गाली देंगे, और तो कोई काम तो है नहीं। काम किया होता तो काम का जिक्र करते। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, मोदी जी ने केवल दिया क्या है देश को? बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, मोदी जी ने गरीबी दी है और जुमला दिया है। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 12वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी की इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से अभिजीत दास को टिकट दिया गया है, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनावी दाल ठोकेंगे।
बीजेपी की 12वीं लिस्ट में यूपी के देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को मौका दिया गया है। शशांक मणि त्रिपाठी बीजेपी के पूर्व सांसद प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। वहीं फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर कयास और अटकलबाजी खत्म हो गई है। इस सीट को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे। अगर देखें तो फिरोजाबाद कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। 2019 में बीजेपी के चंद्रसेन सिंह ने इस सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें मैदान में नहीं उतारा। ऐसे में ठाकुर विश्वदीप सिंह के सामने फिर से जीत हासिल करने की चुनौती है। वहीं आज बीजेपी की तरफ से पंजाब के लिए भी एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की पत्नी अनीता सोम प्रकाश को होशियारपुर से टिकट मिला है, जबकि महाराष्ट्र के सतारा से छत्रपति उदयनराजे भोसले पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। और केरल के एक रोड शो में राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी संविधान को खत्म करने का काम करेगी। कोझिकोड में राहुल ने सरकार पर और क्या क्या आरोप लगाए, इस रिपोर्ट में देखिए। केरल में रैली और रोड शो कर रहे राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ मिशन दक्षिण में जुटे हैं। वायनाड के बाद आज राहुल ने कोझिकोड में रोड शो किया। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश का संविधान मिटाना चाहती है। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. And the UDF, the Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. Mr. Narendra Modi is the instrument of 5 or 6 of India's biggest, richest business people. So, it's to distract India's people from the real issue. राहुल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की परेशानी और बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है। राहुल गांधी 3 अप्रैल को वायनाड सीट से नामांकन कर चुके हैं। वायनाड से सीपीआई ने यहां डी राजा की पत्नी यानी राजा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन वायनाड लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। वायनाड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने जेल गए तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। पार्टी सांसद संजय सिंह ने लोगों को अरविंद केजरीवाल का संदेश भी इस बीच पढ़कर सुनाया। दिल्ली की जनता के लिए, जिस जनता के लिए उन्होंने एक बेटे, एक भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। और डिंपल यादव ने मैनपुरी से नामांकन किया है। अखिलेश यादव के साथ पहुंची डिंपल, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। तो डिंपल यादव ने अपना चुनावी नामांकन भरा है और साथ में अखिलेश यादव भी मौजूद थे। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव भी इस दौरान मौजूद थे। मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट रही है, परंपरागत सीट रही है, वहां से देखिए डिंपल यादव ने नामांकन भरा है और उसके बाद तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। समर्थक वहां मौजूद मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए, साथ ही परिवार के सभी सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन के समय जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें अखिलेश यादव और इसके अलावा रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव भी मौजूद थे। और वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मैनपुरी से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीएसपी की तरफ से शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा गया है।
बहुजन समाज पार्टी ने आज अपनी 5वीं लिस्ट जारी की। इसमें 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। हालांकि मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी को बदला गया। अब बीएसपी ने यहां से शिव प्रसाद यादव को मौका दिया है। इससे पहले बीएसपी ने गुलशन देव शाखे को टिकट दी। इस सीट पर यादव मतदाता ज्यादा हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव और बीजेपी ने यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी का ये उम्मीदवार बदलने वाला दाव अब अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर देखें तो मैनपुरी में यादव मतदाता की संख्या करीब 3.5 लाख है। राजपूत मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख, ब्राह्मण वोटर की संख्या 1,20,000 के करीब, शाके मतदाता भी 1,60,000 हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1 लाख है। हालांकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने 9 बार जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है। बीजेपी और बीएसपी का खाता नहीं खोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। युवाओं के हाथ में अब पत्थर की जगह लैपटॉप है। नरेंद्र मोदी के 10 साल में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो मेरे जम्मू कश्मीर वालों को हुआ है। एक जमाना था जिस जमाने में ऐसे जलसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल के ऐलान किए जाते थे और धारा 370 का साया, धारा 370 का मनहूस साया पूरे जम्मू कश्मीर पर था। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है। लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा जिले में रामनवमी शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ हमलावर है। पिछले साल रामनवमी के दिन हावड़ा में हिंसक झड़प हुई थी, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने शोभा यात्रा के लिए वैकल्पिक रास्ता सुझाया था, जिसके खिलाफ अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू समाज की भावना को समझते हुए छुट्टी घोषणा की है, तो यहाँ संविधान पर देश नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा। हर बात में जाना पड़ेगा कोर्ट में। हमें चुनाव में सभा करना है, रैली करना है तो कोर्ट में जाओ, एक स्ट्रीट कॉर्नर करना है तो भी कोर्ट में जाओ। हमारे नेता आएंगे, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे तो भी कोर्ट में जाओ, और रामनवमी का शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट में जाओ। ये सरकार को तो डूब मरना चाहिए। ये एक शोभा यात्रा का सुरक्षा नहीं दे पाता जो, वो कैसे सरकार चलाएगा। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ एक और आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार में निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। और अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी। नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाएगी। नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। अरे गौर करो, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर तस्वुर करके देख लो। मंजलिस नहीं, ओवैसी ब्रदर्स नहीं, ये कारकुन नहीं, ये सुदूर मोतमद नहीं, तो फिर हमारा कौन है? ये थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके गौर करो। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप के बाद कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने है। इस मामले पर जमकर
बयानबाजी हो रही है। पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव आर के मिगलानी पर छिंदवाड़ा पुलिस ने आईटी एक्ट और आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू और सुदेश नागवंशी की शिकायत पर की है। सोमवार को एफआईआर दर्ज करने से पहले एक टीम शिकारपुर स्थित कमलनाथ के बंगले पर पहुंची और छानबीन की। बंटी साहू का आरोप है कि मिगलानी ने एक फर्जी वीडियो वायरल करने की एवज में 20 लाख रुपए का लालच दिया। बता दें कि इससे पहले मिगलानी का नाम इनकम टैक्स से जुड़े एक मामले में भी सामने आ चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। साथ ही जीतू पटवारी का यह भी कहना है कि छिंदवाड़ा में जनता के मूड से बीजेपी बौखला गई है। ये लोकतंत्र के साथ एक तरह से कुठाराघात है, उसकी हत्या है। इसकी निंदा पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने करनी चाहिए। दूसरी ओर अमित शाह जी आज आ रहे हैं। अमित शाह जी विधानसभा के चुनाव के पहले भी आए। अमित शाह जी आज आपको बताना पड़ेगा इस प्रदेश को कि मोदी की 5 गारंटियां 2023 में हुई थी। बहुत सी बातें वो जो प्रदेश को गुमराह करने के लिए की थी, आज तक क्यों नहीं पूरी हुई। ये उत्तर तो अमित शाह जी को देना पड़ेगा। और देश भर में रामनवमी को लेकर धूम है। लोग रामनवमी के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार अयोध्या में अलग ही नजारा होगा। देखिए रिपोर्ट। भगवान राम का मंदिर बनने के बाद पहली बार अयोध्या में रामनवमी मनाई जा रही है और इस बार की रामनवमी को भव्य तरीके से मनाने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। रामनवमी के दिन रामलला पीले वस्त्र में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। रामलला को तैयार करने के लिए 11 पुजारियों की टीम बनाई गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी जिम्मेदारी मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास को दी है। 3 बजे मंदिर खुलेगा और उसके बाद में अभिषेक होगा, फिर उसके श्रृंगार होंगे। श्रृंगार होने के बाद में मंगला आरती होगी। मंगला आरती के बाद में फिर उनकी जो है एक श्रृंगार आरती होगी और 5 बजे मंदिर खोल दिया जाएगा। इस प्रकार प्रातः काल ही हमारे साथ में और भी 11 पुजारी साथ में रहेंगे। सुबह 11:45 तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर पुजारियों की टीम रामलला का श्रृंगार करेगी। दोपहर 12 बजते ही रामलला की आरती का आयोजन किया जाएगा। और सलमान खान के घर पर गोली चलने के केस में आरोपियों को भुज से मुंबई लाया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 25 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दोनों आरोपियों के पिता को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी महज 2 दिन में मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आ चुके हैं। आरोपियों की बाइक ने भी कई राज खोले, जिनसे इन तक पहुंचने का रास्ता साफ हुआ। पुलिस ने बांद्रा माउंट मेरी चर्च के पास से आरोपियों की बाइक बरामद की थी। इसके बाद रायगढ़ के बाइक मालिक को भी हिरासत में लिया गया। उसके बाद एजेंट को हिरासत में लिया। फिर पुलिस उस किराए के घर तक पहुंची जहां दोनों रुके थे। वहीं से पुलिस को आरोपियों के मोबाइल नंबर भी मिले, जिसके बाद एक टीम बिहार भेजी गई। मोबाइल नंबर और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे वसई होते हुए गुजरात का रूट भी साफ नजर आया। फिर मुंबई क्राइम ब्रांच और भुज पुलिस ने दोनों शूटर्स को पकड़ लिया। खबर है कि अनमोल बिश्नोई ने सलमान के घर पर हमले की सुपारी दी थी। अनमोल बिश्नोई इस समय कैलिफोर्निया में है। अपने शूटर्स से कैसे संपर्क किया, इसकी अभी जांच की जा रही है। हालांकि इन दोनों के बीच डील क्या हुई, क्या इनके बीच कोई बिचौलिया भी था, इसका खुलासा होना बाकी है। सलमान खान के गुनहगारों से जुड़ा नया खुलासा भी हुआ है। गुजरात के भुज से गिरफ्तार दोनों शूटर्स से नहीं मिले हथियार। टीवी 9 पर पुलिस ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने, जहां शूटर्स के पास हथियार नहीं होने से ऑपरेशन आसान हुआ। पुलिस को शूटर्स के पास खतरनाक हथियार होने की आशंका पहले थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सलमान के घर पर हमला करने वाले दोनों शूटर्स तो पकड़े गए, लेकिन इनके पास से हथियार नहीं मिले। जिस पिस्टल से सलमान के घर पर फायरिंग की गई, उस पिस्टल को बरामद नहीं किया जा सका। मामले में पिस्टल का मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलिस को एक लाइव कार्टेज भी मिली है। ऐसे में पिस्टल मिलने के बाद ही बैलिस्टिक रिपोर्ट के जरिए जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुंबई क्राइम ब्रांच को आरोपियों के पास खतरनाक हथियार होने की आशंका थी। आरोपियों के साथ मुठभेड़ की आशंका को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। अब इन आरोपियों से पूछताछ में कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि शूटर सागर पाल बिहार के चंपारण का रहने वाला है। 21 साल इसकी उम्र है। शूटर विकी गुप्ता पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज का रहने वाला है। उम्र 24 साल है।
इनसे पुलिस पूछताछ करेगी। सच का खुलासा होगा कि आखिर हमला क्यों करवाया गया। सलमान के घर के बाहर 14 अप्रैल को सुबह दोनों आरोपियों ने फायरिंग की थी। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। और टीवी9 पर तफ्तीश से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। संदिग्ध बाइक से मुंबई पुलिस को शूटर्स के सुराग मिले हैं। बांद्रा से मिली सलमान के घर फायरिंग में इस्तेमाल बाइक नंबर के जरिए क्राइम ब्रांच ने रायगढ़ के बाइक मालिक को पकड़ा। बाइक मालिक के जरिए शूटर्स तक पहुंची पुलिस। सलमान केस में अगर जरूरत पड़ी तो क्राइम ब्रांच की टीम जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। पूछताछ के लिए कोर्ट से वारंट लेकर क्राइम ब्रांच लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। हालांकि ऐसा तभी होगा जब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन को लेकर ठोस सुराग मिले। इस बीच कुछ और अहम जानकारियां क्राइम ब्रांच को मिली हैं। शूटर्स ने ऑनलाइन बाइक सेल का एड देखकर बाइक खरीदी थी। आरोपी फरवरी के आखिर में मुंबई आए थे। वारदात के बाद दोनों शूटर्स मुंबई से बस पकड़कर गुजरात गए थे। इस दौरान रास्ते में फोन पर उन्हें दिशा निर्देश मिल रहा था। क्राइम ब्रांच को शूटर्स के पास 2 पिस्टल होने की जानकारी मिली। 2 शूटर 2 पिस्टल की थ्योरी है, लेकिन एक भी पिस्टल बरामद नहीं हुई है। दोनों शूटर एक ही गांव के हैं और हम उम्र हैं। ऐसे में अनमोल बिश्नोई से उनका संपर्क किसके जरिए हुआ, ये जांच का विषय है। जांच में पुलिस को इंटरनेट कॉलिंग ऐप के इस्तेमाल का सबूत मिला है। फिलहाल इस वारदात के लिए इन्हें ही क्यों चुना गया, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है।